और मोदी और मुसलमान के इश्यू पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कहा गया है मोदी हुकूमत की तरफ से कि अगले 5 सालों में 5 करोड़ मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी, अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके साथ साथ और भी कई स्कीम्स जो हैं वो सामने लाई गई हैं। साथ साथ वक्फ बोर्ड की इमलाक को लेकर भी कई मंसूबे तैयार किए गए हैं। उनका डिजिटाइजेशन होगा ताकि उससे जो इनकम होगी किस तरह से वो मुस्लिम तबके के फलाह बहबूद में लगाई जाए, उनके लिए नए स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेजेस बनाए जाएं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो काफी ज्यादा होता है। इसी को लेकर हम बात करें, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलरेज, हमने देखा है कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो मुस्लिम तबके में खासतौर पर लड़कियों में बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहला कदम उठाने की जरूरत यह है कि जो वक्फ बोर्ड की जो इमलाक है उसको सबसे पहले जो गैर कानूनी कब्जे हैं उनसे छुड़ाया जाए, उनकी इनकम को यकीनी बनाया जाए, उनसे जो इनकम होती है सरकार के ऊपर भी इससे बोझ नहीं पड़ेगा, उनसे जो इनकम होती है उनसे मुस्लिम इलाकों में स्कूल्स बनाए जाएं, और ताकि जो मुस्लिम लड़कियां हैं जिनका ड्रॉप आउट रेट सिर्फ इस वजह से बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मुस्लिम इलाकों में उस तरह से स्कूल्स नहीं है, उन्हें दूर दराज जाना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी का मसला होता है और इसलिए उनका स्कूल छूट जाता है। क्या आपको लगता है कि इस सिमत में ज्यादा तेजी से प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है? नहीं बुशरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कंसर्न है इस चीज के लिए कि मुस्लिम बेटियों का जिस प्रकार से ड्रॉप आउट होता है ना, वो अच्छी बात नहीं है समूचे भारतीय समाज के लिए, क्योंकि यदि एक कम्युनिटी का 50% अंग ड्रॉप आउट कर रहा है तो फिर क्या स्थिति बनेगी। इसीलिए जो जियो टैगिंग की जो प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन के साथ वक्फ प्रॉपर्टी की, यह सशक्तिकरण करेगा वक्फ बोर्डों का। देखिए, आप समझिए इस बात को कि जब वक्फ बोर्ड से कोई भी प्रांतीय हो या केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो, वो किसी कलेक्टर को या प्रिंसिपल चीफ या चीफ सेक्रेटरी को देता है कुछ भी आंकड़े, और यदि वो जियो टैगिंग के बिना है तो हमेशा एक कंट्रोवर्सी यह रहती है कि कितने एरिया पे कब्जा हुआ है, कितने पर नहीं हुआ है, कौन सा किसका है, कौन किस पर किसका अधिकार है। तो उन सब के निवारण के लिए ही जियो टैगिंग की साइंटिफिक प्रक्रिया की गई है। अब दूसरा स्टेप इसमें जो होगी ना, यह भी आनी है कि जो लोग कब्जा करके रखते हैं और सही जो मूल्य होना चाहिए किराए का, होता क्या है कि किराए का मूल्य 50,000 होना चाहिए तो वक्फ की प्रॉपर्टी का मिलता है 5,000, उससे कम्युनिटी को बड़ा नुकसान होता है। तो यह पैसा जो 5,000 भी आप बहुत बता रहे हैं, 500 और 100 रुपए तक भी है। हाँ है और उसमें भी जनरेशन से चला आ रहा है कब से वो बढ़ता भी नहीं कभी पैसा वो, तो उस पैसे का ही उपयोग कम्युनिटी वेलफेयर में स्पेशली फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड उपयोग किया जाएगा। तो यह हमारा विजन है। और इस 5 साल के बाद जब आप मुझे वापस लेकर बैठना, हमारा जब 5 साल का कार्यकाल खत्म होगा, गुलरेज जी, लेकिन मेरा अभी भी सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए, सबका साथ सबका विकास 2014 में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 2019 में, ये विश्वास जो है ना, ये बहुत भारी वर्ड है। आप मुझे बताइए ये विश्वास आप किस तरह से जीतेंगे अगर अलग अलग जगहों पर कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, अगर वो सिर्फ इस तरह का नाम लेकर अगर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो आपको इस सिमत भी नहीं लगता कि आपको काम करने की जरूरत है, उन पर सख्ती करने की जरूरत है? हमने देखा वजीर आजम ने 2014 में जब इस तरह के वाकयात हुए थे तब भी उन्होंने सख्ती दिखाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। अब 2019 है, क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास तभी जीता जाएगा, डर भी तभी खत्म किया जा सकेगा? देखिए बुशरा, एक बात है कि इसके पूर्व में मैं आपसे 2014 के पूर्व की बात करता हूं, किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी की हालत बन गई थी। आप अखबार उठाकर देखते थे, हर 2-4 दिन में कभी कहीं औरंगाबाद से तो कभी भोपाल से तो कहीं हैदराबाद से, आज 4 लड़कों को गिरफ्तार किया, कल 10 लड़कों को गिरफ्तार किया, और पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने मेड इन अल कायदा की पट्टी लगा दी थी उनके सर के ऊपर। वह हमने खत्म किया, क्योंकि भारत का जो मुस्लिम समाज है ना, वो दुनिया के मुस्लिम समाज से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात मैं इस पर यह कहना चाहूंगा आपको कि जहां तक कि विश्वास की बात है, विश्वास का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे घर में काम करने वाली मुस्लिम मेड से मैंने पूछा चुनाव के समय कि वोट किसको दोगी आपा,
तो उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई पार्टी का भी नाम नहीं लिया, उसने बोला मोदी को। मैं बोला क्यों? तो वो बोलती है कि मुझे देखो, मुझे गुलरेज भाई, मुझे घर मिला है वो मोदी ने दिया, मुझे एक सिलेंडर मिला वो भी मोदी ने दिया, और यहाँ पर मुझे लाडली लक्ष्मी योजना का भी फायदा मिला जो शिवराज जी की योजना थी मध्य प्रदेश में। तो इसको कहते हैं विश्वास। और विशेष कर देखिए, जो ये हाइप करते हैं ना, यह वो तबका होता है। इसके बावजूद भी आपको सिर्फ 5 से 7% ही वोट मिला है। नहीं, मैं आपको एक बार बोलता हूँ, ये जो बातें कर रहे हैं ना 5-7% की, वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा और अभी सर्वे पूरी चीजें खंगल के आ जाने दे बाहर। 25 से 30% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है, अन्यथा 16 प्रांतों में 50%। चलिए, आप ऐसा सोचकर खुश रहिए, लेकिन हकीकत थोड़ी सी इससे बरक्स है, और मुझे लगता है कि वही विश्वास जीतने की जो है वो बात की जा रही है। थोड़ा बोल लेंगे, मुझे थोड़ा बोल लेंगे। पंडित नेहरू को भी जो 1952 का चुनाव था, उसमें किसी प्रांत में 42-43% से ज्यादा वोट नहीं मिला था। ये 50% से ज्यादा यदि 16 प्रांतों में वोट मिलता है, तो आप मुसलमानों के वोट को आप उसको नकार नहीं सकते। और भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हमको मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं मुसलमान वोट देते हैं। बुरहानपुर की सीट हुई, और ऐसी कई सीटें हैं जो बिना मुस्लिम वोट के नहीं जीत पाते, और हम जीतते हैं वो सीटें। ठीक है, लेकिन मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप ही बताइए कि लोगों में ये बेदारी कैसे पैदा करेंगे? लोगों में को तो ये लगता है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, वो तो उनका वोट बैंक ही नहीं है, ना वो उसे रिझाने की कोशिश करता है, ना उसकी बात करने की कोई बात वो करता है। उनके जहन में जब ये बातें घर कर गई हैं, तो इन बातों को आप किस तरह से उनके जहन से, उनके दिलों से निकालेंगे? देखिए, मैं कुछ आपसे एक आध उदाहरण के तौर से मैं बात पेश करता हूं। जो आपने कहा ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम कम्युनिटी में बेदारी आई है, और उनके नौजवानों में जैसे जैसे एजुकेशन आई है, उसमें बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं इन्हें। जो ये तथाकथित जो पार्टियां थी प्रोफेशनल, जो अपने आप को सेकुलर कहती थी, उनका 100% और वोट उनका 100% लेते थे, और उनके कभी किसी काम में वो काम नहीं आए, बल्कि उन्हें मुजरिम बना के पेश कर दिया। और ज़्यादातर उन्हीं के ज़मानों में लोग जो हैं वो जेलों में मिलेंगे। हमने पिछली बार मैं आपसे ये बताऊं कि एक ज़माना था कि ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे, और कहते थे अगर कोई किसी मीटिंग में चला गया तो कि RSS का हो गया। और मैं ठेठ मुस्लिम्स कम्युनिटी में रहता हूँ, आज तक किसी ने, क्योंकि हमने 2003 में RSS और विश्व हिंदू परिषद के विष्णु हरि डालमिया जी और केसी सुदर्शन जी हमने मस्जिद में लाके बिठाया, और उसी वक्त इंद्रेश जी, हमारे आदरणीय इंद्रेश जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बुनियाद रखी। उसके हम फाउंडरों में से हैं, और उस वक्त हमने ये तय किया कि मुसलमानों की और बीजेपी के लोगों के बीच में जो दरार है, हम इस दूरी को कम करेंगे। मैं आपको 2003 की ये बात आपको बता रहा हूँ जी। तो उस वक्त अखबार ने लिखा कि क्या हम RSS में शामिल हो गए। तो हमसे लोगों ने पूछा कि भाई ये RSS का ये टैग आपके साथ कैसे लगा। तो मैं आपको ये बताऊं बुशरा, जैसे आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहती हैं, मैं भी उन्हीं में रहता हूं, तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो ये बताइए कि RSS क्या काम करती है। तो उन्होंने कहा साहब वो ऐसा करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। वो अपनी कम्युनिटी के लिए में बेदारी ला रहे हैं। हमें अपनी कम्युनिटी में बेदारी लानी चाहिए, हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आज वो नतीजा ये है कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी हमसे, अभी तक किसी आदमी ने कोई कभी आवाज बुलंद करके बात नहीं की। ये मैं अपने उसके पूरा कार्यकाल मेरा, और ये समझिए कि जो लोग इस तरह के लोग थे, आप तो है ना, आप तो उससे जुड़े हुए हैं, आप तो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप तो RSS से जुड़े हुए हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में होना और एक आम आदमी के होने में तो फर्क होता है। जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपस में अगर हम दूरियां बनाएंगे तो एक दूसरे से गलतफहमियां पैदा होंगी, और जब गलतफहमियां पैदा होंगी तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि एक बात देखिए, मैंने वेद को पढ़ा, तो वेद और कुरान दोनों में ममासलत है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। कि कहा कि दुनिया का पहला ग्रंथ, पहला जो ज्ञान है वो संसार का वो वेद है, और अंतिम ज्ञान जो कुरान है, जो है वो कुरान है। और दोनों में सिमिलरिटी आई हो। नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उनसा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है।
और वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह। तो अगर कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई संगठन इन बातों को आगे बढ़ाता है, दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता की बात करता है, अगर आरएसएस ये काम करती है तो सारी जमातों को ये काम करना चाहिए। तो बुशरा मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, हमने बेटियों के लिए यूएन से मिलकर अभी मैंने आपको मैसेज दिखाया कि अगर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में खास तौर से, अब मैं आपको बताऊं एक बात, एक वाकया आपको ये बता रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, इतना तो अब तक तो हो भी जाती, कि मुस्लिम कम्युनिटी में आमतौर से बेटियों को एजुकेशन में जरा से औरतों में, हमारे महिलाओं में कमी थी। आज इन चीजों से जो 2.5 करोड़ की बात की है स्कॉलरशिप की, इससे मैं समझता हूं कि 95% इसका फायदा होगा और मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, और जिस दिन अपनी बच्चियों को पढ़ा लेंगे उस दिन मुसलमानों की जहालत भी दूर हो जाएगी, और इनके अंदर जो ये लोग वर्गला लेते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सरकार ने ये निर्णय लिया, ये बहुत स्वागत योग्य है। और संतोष पाठक जी, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि चाहे 2014 की बात करें, अब 2019 की हम बात करें, ये जो कदम उठाए गए हैं जाहिर सी बात है काबिल तारीफ हैं, जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं अभी, और कहीं ना कहीं ये यकीन जो जीतने की कोशिश की जा रही है, इसमें जाहिर सी बात है कामयाबी हासिल होगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर हम पॉलिटिकल तौर पर देखते हैं तो जो टिकट के बंटवारे होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है, और जब सवाल पूछा जाता है तो सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि हम जिताऊ कैंडिडेट को ही वो कोई टिकट देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या 540 या 530 जितने भी टिकट बांटे जाते हैं, क्या उसमें से कुछ फीसद भी ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होते हैं कि जिनको टिकट देकर आप पॉलिटिकली भी तो लोगों को आप मजबूत बनाएंगे, तभी तो वो रहनुमाई करेंगे अपनी कम्युनिटी की। देखिए, वर्तमान रिजीम, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उन्होंने किस किस का टिकट काटा आप ये देखिए। उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का टिकट काटा छत्तीसगढ़ में, 7 बार चुनाव जीते हुए अपने सांसदों का टिकट काटा, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं का टिकट काटा। तो ये सवाल जब उनसे पूछा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, कई बार ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकार पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं, तो जवाब आता है कि हमें टिकट देते समय हमें ये देखना होता है कि कौन जीतने लायक है। दूसरी बात आपने कही, 5-7% बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे, 20 से 25% मुसलमानों का वोट उनको मिला है। जैसे जैसे वो बीजेपी की तरफ जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे बीजेपी और मुस्लिम एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, निश्चित तौर पर जो टिकट बंटवारे में जो रेशो है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। भी पश्चिम बंगाल में टिकट दिया था उन्होंने, आगे भी निश्चित तौर पर टिकट देंगे, लेकिन उसके लिए जो जीतने की जो क्षमता होती है उसको पार्टी देखती है, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं, तमाम दूसरी पार्टियां देखती है। एक बात और बुशरा जी मैं कहना चाहूंगा, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बार बार जिक्र कर रही है, इसको मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है कि आप अगर उसके अंदर हाथ डालोगे तो बदनाम होके आओगे, वो जितनी मधुमक्खियां हैं वो सब आप पे चिपट जाएंगी, आपको काट लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी कोशिश की गई थी कि पारदर्शिता लेके आई जाए, जो तमाम वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग थे, जो तमाम कई इमाम संगठन थे, वो सामने आ गए, विरोध करने लगे। अभी तक चूंकि ये 5 करोड़ स्कॉलरशिप की बात है, विरोध का कोई स्वर उठकर सामने नहीं आया। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की जो टैगिंग और ये जो तमाम चीजें, जो जियो टैगिंग की जो बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर उनमें वो तबका जिन्होंने अब तक डराकर अपने समाज को सत्ता का लुत्फ उठाया है, मुस्लिम समाज के नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो इतनी आसानी से ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति और इनकी आय में पारदर्शिता नहीं लाने देंगे। तो लड़ाई अभी लंबी है। दूसरी चीज की जो मुस्लिम समुदाय में वाकई जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत है, जो पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ा तबका है, उन तक सरकार कैसे इस फायदे को पहुंचा पाती है, कैसे पारदर्शी तरीके से ये तमाम स्कॉलरशिप को पहुंचा पाती है, ये कुछ चुनौतियां हैं। और इस चुनौती के दौरान उनको जो मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा, जो हर मौके पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और सरकार का जो अपना वोट बैंक, जिसको आप कह रही हैं कि वोट बैंक, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उनको भी बार बार समझाना पड़ेगा कि देखिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने भारतीय आप हैं। तो ये सरकार के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में बनने वाली है, दोनों तरफ से हमला होने वाला है। डॉक्टर प्रवेश, क्योंकि अभी से हमने देखा कि जैसे ही स्कॉलरशिप की बात कही गई, फौरन ही हमने देखा कि कुछ धर्मगुरु हैं जिन्होंने सामने आकर इसका एक तरह से मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हिंदूज भी माइनॉरिटी हैं, तो क्या ये जो फायदा है क्या उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आप एक तरह से देखें, क्या आपको लगता है कि एक रिस्क भी उठाया है मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए? हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्हें ये बात बहुत नागवार पे गुजरे। चलो कम से कम कुछ गुरुओं ने माना तो कि हिंदू भी कहीं कहीं माइनॉरिटी में है,
ये बात वर्षों से लोग करते आ रहे थे, लोग इसको नहीं सुन रहे थे। कम से कम इस बहाने से बात निकल कर आई कि वो भी कहीं माइनॉरिटी में है और उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस होने चाहिए जी। ठीक है, तो एक अच्छी एक चीज़ है। मेरा मानना देखिए बुशराई ये है कि जिस समाज को वर्षों से दबाया गया और सिर्फ डराकर दबाया गया, आप देखेंगे कि मुस्लिम्स के अंदर, मैंने फिर वही बात कह रहा हूं कि जो अगड़े मुसलमान हैं वो बहुत उन्नत हैं। ना उनके घरों के अंदर बुर्का होता है, ना उनके घरों में। मेरी एक फ्रेंड, मेरी एक दोस्त है, वो हमने उसको कभी नहीं देखा कि वो कभी उसने जीन्स के अलावा कोई और कपड़ा पहना हो, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से है, मुस्लिम है पर बहुत रिच फैमिली से, कोई उसके लिए बंदेज नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर के सारे जो नियम है, क्योंकि देखिए मैं भी गरीब समाज के लिए बनाए, मैं भी उस तबके से ताल्लुक रखती हूँ। ये इसका इकोनॉमी से या किस अकाज से आते हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योर मजहबी मामला है और ये उसके ऊपर है कि वो क्या पहनकर किस तरह से कैसे कंफर्टेबल रहती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो नियम बनाने वाले लोग हैं, वो नियम जो बनाते हैं वो खुद पर कभी इंप्लीमेंट नहीं करते, वो समाज में निचले तबके को देते हैं वो नियम बना करके, और उसके कारण से उनकी स्थिति कितनी खराब है। आप गांवों में जाकर देखिए कि हमारे गांव में पास में स्कूल है, वो स्कूल में न जाकर के बच्चे मदरसों में जाते हैं। और मदरसों में पढ़ेंगे क्यों? मदरसों में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उनको इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, चीजों की शिक्षा दी जाती है। हम कई बार, मेरा अपना एक स्कूल चलता है, मेरे अपने स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि मुस्लिम बच्चे आते हैं मदरसे से आने के बाद हमारे स्कूल के अंदर आते हैं पढ़ने के, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं जाते, क्योंकि मैं काफी ज्यादा उनके साथ लगता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ। उसका परिणाम है कि वो बच्चे आने लगे हैं। नहीं, लेकिन शिक्षा मिले, नरेंद्र मोदी ने तो खुद कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कही थी। तो अगर मदरसे में जा रहे हैं बच्चे, सारी बातें यही निकल कर आ रही है, सारी बातों का जो निष्कर्ष वो यही है कि मदरसों में जो एजुकेशन हो रही है उसके अंदर उसको कंप्यूटराइज करने की जरूरत है, क्योंकि प्रवेश जी ये भी देखने की जरूरत है कि मदरसों में कौन बच्चे जाते हैं, जरूरत है। मदरसों में कौन बच्चे जाते हैं? मदरसों में वो बच्चे जाते हैं बिल्कुल गरीब तबके के लोग जाते हैं, जो बेहद पसमानदा हैं। क्योंकि आप ये देखें कि मदरसों में जो खैरात और ज़कात जो मुस्लिम तबके से निकलती है वो वहां तक पहुंचती है, और वो बच्चे जो शायद जिनके वालिदैन शायद उनके खाने पीने का भी खर्चा नहीं उठा पाते, वो मदरसे में भेजते हैं ताकि वहां आजकल उस तरह से भी है कि वो क्लासेस, जैसे सरकारी स्कूलों में क्लासेस लगती है, उस तरह से मदरसों में जाकर के 2 बजे तक 3 बजे तक क्लासेस होती है, उसके बाद बच्चे घर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ हम देख रहे हैं होता है। तो उस पर सरकार ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से इस समाज को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए आप अंबेडकर को, इस पे आप देखिए अंबेडकर क्यों बार बार शिक्षा की बात करते थे, या उससे पहले फूले क्यों शिक्षा की बात करते थे, या उसके बाद जो शाहू जी महाराज क्यों शिक्षा की बात करते थे। वो इसलिए करते थे कि एजुकेशन जो है वो सभी तालों को खोल देती है। एजुकेशन जब इस समाज को मिलेगी तब वो प्रश्न करेगा अपने अगले समाज से कि भाई आप हमारी राजनीति करते थे पर आपने हमें दिया क्या, आपने हमें दिया क्या। तो ये प्रश्न जो पाठक जी कह रहे हैं, पाठक जी का प्रश्न, अहमद खान साहब भी एजुकेशन की बात करते थे। दूसरी बात जो एजुकेशन की बात भी करते थे, उन्होंने तो इतना मूवमेंट चलाया। देखिए मौलाना आजाद साहब पहले एजुकेशन जैसे आपने जो हज यात्री का जो सब्सिडी देते थे आपने उसको खत्म करके इस तरफ लगाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो जकात की आपने बात कही कि एक दान देने की परंपरा है। आप ये देखिए कि जैसे वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट बना हुआ है, श्राइन बोर्ड बना हुआ है, वो एक यूनिवर्सिटी चलाती है और बाकायदा वहाँ पे बहुत सस्ती कीमतों पे वहाँ पे पढ़ाई होती है। आप शिरडी के साईं बाबा का देखिए एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो कई एजुकेशन और हॉस्पिटल के संस्थान चलाते हैं। पुट्टुपर्थी सत्य साईं बाबा जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो किस तरह के वहाँ जो हॉस्पिटल चलते हैं वहाँ पे दिल के बड़े बड़े ऑपरेशन बहुत सामने आनी चाहिए। एक मुस्बत एक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, ये बात से मैं आपकी अग्री करती हूँ ज़कात को लेकर, क्योंकि मुसलमान बड़े पैमाने पर ज़कात देते हैं, जितने भी उनके पास सही उपयोग हो कम से कम ये तो 2.5% तक देते हैं। और बहुत सारी ज़कात फाउंडेशंस हैं जो इस तरह से तालीम के लिए काम करती हैं। खासतौर पर ऐसी फाउंडेशंस भी हैं जिनसे जो आईएएस और आईपीएस जो बच्चे हैं उनको वो स्कॉलरशिप देते हैं और उससे वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो ये भी इसमें एक चीज और भी, जब भी वक्फ बोर्ड में बुसरा जी ये किया जाता है कि कितने बच्चे आते हैं मदरसे में तालीम लेने के लिए, सरकार ये कहती है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए। तो जैसे ये सवाल उठता है वो तमाम मदरसे के जो लोग होते हैं विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 50 विद्यार्थी आते हैं, आप 500 की लिस्ट बना के कई गड़बड़ियां होती है। मैं ये कहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन की बात अगर सरकार कर रही है तो विरोध क्यों?
तो पारदर्शिता की बात सरकार कर रही है तो विरोध क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि आप देखेंगे समाज को भी आगे बढ़ना होगा और हिंदू धर्म के अंदर आप देखिए नारायण गुरु का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए केरला के अंदर नारायण गुरु एक टेंपल बनाते हैं और टेंपल के साथ एक स्कूल बनाते हैं। आप पूरे का पूरा केरला में नारायण गुरु के टेंपल्स को देखेंगे तो आपको वही मिलेगा कि एजुकेशन के साथ साथ धर्म। यहाँ क्या है कि यहाँ पर वो चीजें नहीं आ पा रही हैं और वो चीजें आनी चाहिए। मदरसा कॉन्सेप्ट वही है, मदरसा कॉन्सेप्ट नहीं मौलाना साहब, मदरसा कॉन्सेप्ट वही है, मदरसा कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को ठीक से बनाया नहीं गया। अरे ऐसा नहीं है, आपको बताएं कि 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं। और मैं आ रही हूं गुररेज साहब आपके पास। जो ये मदरसों का जो कंसेप्ट था, आपको मालूम है सन 1857 के अंदर जो गदर हुआ, तो उस वक्त आजादी के ये हमारे आजादी के मरकज हुआ करते थे। दारुल उलूम देवबंद के जो बानी थे मौलाना कासिम नौनौतवी, उन्होंने शामली के अंदर एक लड़ाई हुई और वहां उसका नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नाकाम हो गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को जमा किया कि अब मदरसे बनाओ। तो मदरसे कहे के लिए थे कि हम अपने देश की रक्षा के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। और आपको ये बता दें कि जो लोग ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो ज़कात का जो कंसेप्ट है इस्लाम में वो इतना पाक और पवित्र है, अभी प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि जो गरीब आदमी है, तो ऐसा नहीं है जो गरीब बच्चे, बल्कि आप ये समझिए कि मदरसों में 4% बच्चे जाते हैं। और आपने जिन मदरसों को देखा है, दरअसल वो मदरसे जैसे बिहार में या अदर्स उसमें होते हैं, वहां उनका क्या कंसेप्ट है कि वो बच्चों को उन्होंने जमा किया और देखा, जैसे आपने ये बताया अभी कि उनकी स्कॉलरशिप का। इसीलिए मेरे जो बराबर बैठे, मैं उनसे भी ये बात कर रहा था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि वो जो स्कॉलरशिप है वो सीधे जैसे अब खातों में जानी शुरू हुई है। और मीडिएटरों को बिल्कुल इस सरकार ने बिल्कुल पैदल कर दिया है। पहले क्या था, एक कमरे के अंदर पूरा एक इंस्टीट्यूट चल रहा था और वो उनपे जो है वो मौलाना आजाद फाउंडेशन से करोड़ों का ग्रांट जाता था। और वो जब मैंने भी पिछली जब सरकार आई तो ये कहा था पहली उसमें कि भाई इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग बड़े नाराज हुए, बोले आपने, मैंने कि भाई मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिसके लिए जो पैसा है वो उन पे खर्च हो। इसलिए मैं मदारिस के बारे में आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मदरसों के बारे में आप जानकारी लीजिए कि ये वो लोग थे कि अपने चंदे से 4 आने पैसे जमा करके ये मदरसे बनाए गए। मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिसे मौलाना कासिम नौनौतवी ने कायम किया, दारुल उलूम देवबंद, और उसी की शाखाएं हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वहां आपको ये बताऊं बुशरा, मैं ये भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि मदरसों के अंदर जो एजुकेशन दी जाती है वो इंसानियत पर मबनी है। वहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कुरान की जो आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हम उस अल्लाह की तारीफ करते हैं, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो तमाम मानव जाति का पालने वाला है। और रसूल के बारे में कहा, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं। और मुसलमानों के लिए क्या है जो आप कह रहे हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम बेहतरीन लोग हो, निकाले गए हो लोगों की भलाई के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दरअसल ये तो हो सकता है कि कोई इस्लाम को ना पहचान रहा हो, इस्लाम का मानने वाला अशांति की बात नहीं कर सकता, उसके मानने वाला अनएजुकेटेड नहीं रह सकता। हुआ क्या है जिसमें हम हो रहे हैं, एक मिनट पूछ रहे हैं, देश में जितने भी रिलीजन है दुनिया में वो सभी समझता है, आपको इतना अपने मजहब को सही से समझता है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी अपनी अशांति की बात करेगा। मेरे लफ्जों में एक मिनट, अशांति की बात कोई भी एक मिनट सुन तो लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पास आधा मिनट है, मेरा आवाज आधा मिनट सुनिए, मेरी जो बात पूरी हो जाने दीजिए ना। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है तो फिर आप ऐसा मत करिए। देखिए मैं जो कहना चाह रहा था कि पिछले लोगों ने क्या किया कि उन्होंने उसे असल एजुकेशन से पीछे हटाया और उनके अंदर वो चीज पैदा की जो अनइस्लामिक थी। मदरसा में इसलिए कह रहा हूं साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। अरे मैं मदरसों का पढ़ा हुआ हूं भाई, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़े हुए। मैं कहना चाहता हूं आज जहां चल दिए वही समझ, ऐसा भी नहीं है, आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं है मैं वो बात कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को सिलेबस बदलने को लेकर बात नहीं हो रहा उसको। अभी भी बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहां पर साइंस, इंग्लिश और तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वहां से आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स भी निकलते हैं। तो इतनी नेगेटिव पिक्चर भी नहीं करनी चाहिए। दरअसल पिछली सरकार ने ये तो ज्यादा आईएएस ऑफिसर, हमारा ऑब्जेक्शन डॉक्टर प्रवेश, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि पिछली सरकारों ने उनकी तस्वीर को ऐसे बनाया जैसे अभी हमारे प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि पहले सरकारों ने क्या किया कि उन पे टैग लगा दिया। और ये देखिए कि सरकार ने जो है कोटा के अंदर कितने मुसलमान आज भी 12-12 साल के बाद छूट के आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो एजुकेशन
एजुकेशन है, अगर वो सही तौर से पहुंचेगी ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि वो समाज में किसी का अहित करे। आज सरकार का ये काम जो है, ये कदम स्वागत करना चाहिए कि कम से कम, और सबको, और जैसे 30 सेकंड गुलरेज जी, आपको लास्ट, मेरे पास वक्त की कमी है, और सवाल मेरा ये है कि ये बहुत आयरनी है कि जिस मजहब में कुरान जो किताब है उसमें सबसे पहला वर्ड इकरा आया, यानी कि पढ़ो, और ये कहा गया कि तालीम हासिल करनी, उस वक्त की बात कही तो चीन तक भी जाना पड़े तो आप वहां तक जाएं, उसमें अभी भी हम जो है यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि तालीम की, तो आप ये देखिए कि अभी भी कितना काम करने की जरूरत है। उसके बहुत काम करने की आवश्यकता है, और हम तो कमिटेड हैं उसके लिए कि हम काम करेंगे और 5 साल में उसके परिणाम भी ला के दिखाएंगे। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो आज के समय में मुस्लिम समाज के ज्योतिबा फुले हैं, जो इस टारगेट को अचीव करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। अब देखना ये होगा कि जो स्कॉलरशिप्स की बात की गई प्रैक्टिकली कितने लोगों तक पहुंच पाती है। जाहिर सी बात है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात कही गई है, तो अब विश्वास जीतने की कोशिश पूरी की जा रही है। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।